Students, welcome to Simesh Patna College online channel. Today in this class, we are going to discuss about I2C or I square C or IIC, whatever you want to say, inter-integrated circuits. Inter-integrated circuits are one of the module that is used to connect different devices. It works like a USB. So let's get to know about this device. I2C or I square C or IIC, whatever you want to say, because alternately it goes by the name of I square C, but इसको IIC भी बोलते हैं और I2C भी बोलते हैं, तो दोनों या तीनों नामों में से कोई भी आप इसको बोल सकते हैं. फुल फॉर्म इसका है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट आपको जो है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है. इंटीग्रेटेड सर्किट आपका एक स्मॉलर वर्जन है जो आपके बड़े बड़े प्रोसेसर्स होते थे या कोई भी ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, ये सब बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस हुआ करते थे और इनको हमने एक स्मॉलर रेंज में एक स्मॉल सेमीकंडक्टर मॉड्यूल में डाल दिया, जहां पर हमने डिवाइस का साइज छोटा कर दिया, जिसको हम आईसी सर्किट्स बोलते हैं. तो ये इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, दे आर ऑल्सो आईसी चिप्स. दैट मीन्स ये भी एक छोटे से इंटीग्रेटेड सर्किट है, बट इनका काम सिर्फ पर्टिकुलर कंट्रोल करना या कोई लॉजिक डिफाइन करना नहीं है. दीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. दीज आर यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन बस लाइन. ये आपके जो फिलिप्स कंपनी है, जिसको हम उनके बल्ब्स के लिए ज्यादा जानते हैं, तो फिलिप्स कंपनी ने इसको इन्वेंट किया था 1982 में. उस जगह पर जो आपका SPI यूज होता था, सीरियल प्रोटोकॉल यूज होता था इंटरफेरेंस के लिए, या आपका कम्युनिकेशन के लिए SPI यूज होता था. सो इंस्टेड ऑफ दैट हमने यहाँ पर I2C या I square C यूज करना शुरू कर दिया. दीज आर कम्युनिकेशन पासेस, जिसको हम छोटे छोटे पेरिफेरल डिवाइसेस को प्रोसेसर से या माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. जहां पर आपके जो डिवाइसेस है, जैसे दो माइक्रो कंट्रोलर आपके कभी भी साथ में कनेक्ट नहीं होंगे यूजिंग I2C, but you can connect let's say a keyboard to the processor using I2C. You can connect an sensor, the input device, the sensors using I2C. तो इस तरह के जो डिवाइसेस हैं जिनका फ्रीक्वेंसी या स्पीड ऑफ ऑपरेशन आपके प्रोसेसर से कम है, या आपके प्रोसेसर को एज एन इनपुट डिवाइस या एज एन आउटपुट डिवाइस उसको यूज करना है, या एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस उसे यूज करना है, तो उसके हेल्प के लिए, प्रोसेसर की हेल्प के लिए या आपके आईसी की हेल्प के लिए हम उसे माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प के लिए उसे कनेक्ट करते हैं यूजिंग I2C. सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फीचर है, दैट व्हाई इज इट सो पॉपुलर, बिकॉज आपका I2C जो कनेक्शन करता है, जितने भी माइक्रो कंट्रोलर से या माइक्रो प्रोसेसर से इसका कनेक्शन होता है, वहां पर सिर्फ दो ही वायर के थ्रू आप कनेक्ट कर देते हैं. यानी कि आपको मल्टीपल वायरिंग नहीं करनी पड़ती है, ना ही आपको एक बंच ऑफ वायर्स की जरूरत पड़ती है. आप सिर्फ दो वायर कनेक्ट करके दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या प्रोसेसर को अदर डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं. ये जो दो वायर आपको मैंने अभी बताए, ये दो वायर आपके बाई डायरेक्शनल है, यानी दोनों साइड से आपको करंट फ्लो मिलेगा. यानी कि आप करंट फ्लो A to B भेज सकते हैं और B to A भी आपको सेम करंट फ्लो मिल जाएगा. और दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने अगर BJT पढ़ा है या MOSFET पढ़ा है, FET पढ़ा है, तो वो कलेक्टर और ड्रेन का मतलब समझ रहे हैं. If you have not, you can refer to my playlist that is on basic electronics. वहां पर आपको कलेक्टर और ड्रेन का मतलब पता चल जाएगा. बेसिकली मैं आपको इतना समझा दूं, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, दे आर थ्री टर्मिनल डिवाइसेस, जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. कलेक्टर या ड्रेन आपका जो होता है, ये दोनों ही ऐसे टर्मिनल्स हैं जहां पर आपको आउटपुट करंट मिलता है बेसिकली. तो ओपन कलेक्टर या ओपन ड्रेन का मतलब है कि वो बाई डायरेक्शनल आपको करंट या बाई डायरेक्शनल आपको वोल्टेज देंगे. तो ये जो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, यही बाई डायरेक्शनल होने की वजह से आपको सिर्फ दो लाइन में या दो आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी में आपको पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है. आपको बार बार मल्टीपल कनेक्शंस करने की जरूरत नहीं है, या मल्टीपल लाइंस देने की जरूरत नहीं है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए. मैक्सिमम वोल्टेज जिसको 5 वोल्ट चाहिए, मिनिमम इसको 3.3 वोल्टेज दे देंगे तो ये वर्क करेगा. इसके साथ आपको जो है टिपिकली एक पुल अप
रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। इसका रीजन भी आपको मैं आगे बता दूंगी क्यों पुल अप हमें रजिस्टर चाहिए होता है। उसका वर्किंग आप तभी समझ पाएंगे अगर आपने ट्रांजिस्टर्स थोड़ा बहुत बेसिक्स जाना है, अदरवाइज आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट जो बाकी आईटी स्टूडेंट्स के लिए है कि ये I2C वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है टू कम्युनिकेट, दैट मीन्स दो कनेक्शन है टू कम्युनिकेट। पहला है आपका सीरियल लाइन, सीरियल डाटा लाइन, दैट इज SDA। सीरियल डाटा लाइन आपके डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। और एक है आपका सीरियल क्लॉक लाइन। सीरियल क्लॉक लाइन आपका जो होता है दैट इज टू सेंड द फ्रीक्वेंसी अंडर विच द कम्युनिकेशन विल बी हेल्ड, यानी इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आपको कम्युनिकेशन कंप्लीट कर देना है, ये बताने के लिए आपको एक क्लॉक सिग्नल सेंड करना होता है। यानी कि ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये आपका जो, क्योंकि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो दोनों डिवाइसेस को RX TX मोड पर शिफ्ट करना होता है, और ये शिफ्ट करने का काम आपका सीरियल क्लॉक लाइन करता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आपके दो फीचर्स जो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए दिए हैं, पहला फीचर ये है कि इसका जो है 7 बिट एड्रेस स्पेस है, यानी कि 7 बिट डाटा आप इसमें एक साथ भेज सकते हैं, जो कि कभी कभी किसी मॉडर्न वर्जन में आपको 7 बिट एक्सटेंशन मिल जाता है, 3 बिट एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी कि जो 7 बिट है वो एक्सटेंड होके 10 बिट एक्सटेंशन आपका एड्रेस स्पेस हो जाता है, यानी एड्रेस स्पेस आपका 10 बिट तक एक्सपैंडेबल होता है किसी किसी में। और कॉमनली इसका स्पीड जो है 10 kbps है। 10 kbps इसका स्टैंडर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी स्टैंडर्ड में ही कम्युनिकेट करेगा। और अगर फास्टर मोड चल रहा है, फास्टर मोड कैसे चलेगा, अगर मेरे पास मास्टर और स्लेव का नंबर कम है, यानी कि नंबर ऑफ यूजर्स कम है, नंबर ऑफ कनेक्टिविटी कम है, तो स्पीड ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा बैंडविड्थ या सारा का सारा आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस पे या एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी पे जाएगा। दैट्स हाउ आपका जो फास्ट मोड है वो 400 kbps पे वर्क करेगा। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो स्पीड है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी स्पीड आपका 10 kbps तक जाता है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए, जैसे कंपेयर टू ऑब्वियसली द प्रोसेसर, अगर बहुत छोटा डिवाइस है जिसको 10 kbps की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्यों वहां पर 10 kbps वाला पर हमारी फ्रीक्वेंसी बर्बाद करेंगे। हम वहाँ 10 kbps का स्पीड लगा देते हैं जहाँ हमें लो फ्रीक्वेंसी, बहुत लो फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, ताकि हमारे बजट में भी कमी हो जाए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, कॉस्ट कटिंग हम कर सकते हैं वहां पर। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी मेरा 10 kbps है और मेरे को डेटा उतना सेंड ही नहीं करना है या डेटा उतना रिसीव ही नहीं करना है, तो इट इज लाइक अ वेस्टेज ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग। तो उतना प्रोडक्ट हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है या उतना स्पीड हमें देने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम नहीं देते हैं। तो जहां पर हमें बहुत लो फ्रीक्वेंसी के डिवाइसेस चाहिए कनेक्ट करने के लिए, वहां हम 10 kbps वाली लो स्पीड का I2C यूज कर सकते हैं। अगेन आपका जो लेटर वर्जन है, यानी कि मॉडर्न वर्जन है, वहां पर आपको इससे थोड़ा सा और फास्ट वर्जन और फास्टर स्पीड का I2C मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो बेसिक प्रोटोकॉल है मैसेज सेंड करने का I2C में, वो प्रोटोकॉल हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजेक्शन करना है तो हमें RX TX डिफाइन करना होगा मास्टर स्लेव के फॉर्मेट में, क्योंकि कम्युनिकेशन होता है, जैसे आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है, एक मास्टर है और मल्टीपल स्लेव्स है, तो सिंगल मास्टर मल्टीपल स्लेव, मल्टीपल मास्टर मल्टीपल स्लेव, सिंगल स्लेव मल्टीपल मास्टर, इस तरह के कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं। और कितने भी कॉम्बिनेशन आप अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग और अकॉर्डिंग टू योर नीड आप लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको क्योंकि मास्टर यूजुअली वो रहता है जो आपको कमांड करता है क्या करना है, या जो कंट्रोल करता है क्या करना है, तो उस सेंस में आपको क्या करना है कि जहां पर भी कंट्रोलर है उसको हम मास्टर रख देते हैं, और उसके साथ जितने डिवाइसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि यूजुअली हम CPU के साथ या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर के साथ मल्टीपल डिवाइसेस हम लगाते हैं या मल्टीपल सर्किट्स कनेक्ट करते हैं, सो दैट वो प्रोसेसर का लोड कम हो जाए, प्लस हमें हाई डेफिनेशन का आउटपुट मिले। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास मल्टीपल स्लेव और सिंगल मास्टर का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉम्बिनेशन है। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेज प्रोटोकॉल, हमारे पास सबसे पहला प्रोटोकॉल है कि हमें RX TX डिफाइन करना है, यानी कि मास्टर सेंड कर रहा है अगर कुछ मैसेज,
तो वो आपका TX में चला जाएगा, यानी ट्रांसमिटिंग मोड पे चला जाएगा, और कोई भी स्लेव, मान लीजिए स्लेव 2 या स्लेव 3, जैसे स्लेव 2 आपका रिसीव कर रहा है तो वो RX मोड पे रहेगा, और ये उसे पहले ही इन्फॉर्म करना है, मास्टर को पहले ही इन्फॉर्म करना है कि मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो वहां रिसीवर मोड पे रह जाओ, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे पहला प्रोटोकॉल है कि आपको स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट इंक्लूड करना होता है, यानी जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं उससे पहले आपको एक स्टार्ट बिट देना है उसे, ताकि आपका स्लेव जो है वो समझ पाए कि अभी से डाटा मुझे रिसीव करना शुरू करना है, उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करना है। अगर आपने स्टॉप बिट नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट आपका जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि नेक्स्ट जो मैसेज आप सेंड करेंगे, वो आपका जो स्लेव है या जिस भी डिवाइस को आपने शेयर किया है, वो ये समझेगा कि पहले वाला जो डेटा था वो इसी के साथ मुझे प्रोसेस करना है, मतलब दोनों साथ में प्रोसेस करना है। तो लेट्स से आपका जो डेटा लाइन है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि एक बार में सारा डेटा जा पाए, तो आप अगर डेटा को ब्रेक करके पैकेट्स के फॉर्मेट में अगर भेज रहे हैं, तो आपको उस पैकेट्स के ऊपर स्टार्ट डाल देना है, यानी कि जो पैकेट आप सेंड करोगे आप स्टार्ट बिट डाल दीजिए वहां से, और आपको दोबारा स्टार्ट बिट डालने की जरूरत नहीं है, ना ही दोबारा स्टॉप बिट डालने की जरूरत है। आप एक बार स्टार्ट बिट डालेंगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज भेजेंगे, आपका जो रिसीवर है वो अपने आप समझ जाएगा कि क्योंकि स्टॉप बिट नहीं आया था, तो ये जो सेकंड पैकेट आया है ये फर्स्ट पैकेट का ही हिस्सा है। तो आपको बार बार स्टार्ट बिट स्टॉप बिट डालने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो कि काफी डिवाइसेस में ये चीज लगती है कि हर पैकेट के साथ आपको स्टार्ट बिट स्टॉप बिट लगाना पड़ता है, बट हियर इन I2C आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंड प्रोटोकॉल आपका जो है, अगर हम सिंगल मैसेज सेंड कर रहे हैं तो एक बार आप सिंगल मोड पे सेंड करने का मतलब होता है कि आप टारगेट को जो है राइट करने के लिए डेटा दे रहे हैं, यानी वो एक बार में राइट करेगा और एक बार में रीड कर सकता है, यानी सिंगल प्रोटोकॉल्स हमारा हो गया, सिंगल मोड हो गया कि एक बार में राइट करेगा, यानी कि एक बार में स्टोर कर सकता है, या एक बार में प्रोसेस करेगा, और एक बार में सिर्फ रीड करेगा, यानी कि सिर्फ शो करेगा आउटपुट में कि व्हाट एग्जैक्टली डाटा हैज बीन प्रोसेस्ड और व्हाट एग्जैक्टली डाटा हैज बीन ट्रांसमिटेड। एक आपका कंबाइंड मोड होता है, कंबाइंड फॉर्मेट, जहां पर रीड और राइट दोनों करेगा। जो मास्टर है वो अपने हिसाब से जो टारगेट है यानी कि स्लेव है, उसको ये मैसेज सेंड करेगा कि ना ही तुम्हें मैसेज सिर्फ रीड करना है, ना तुम्हें मैसेज राइट करना है, साथ में तुम्हें दोनों काम करने हैं, यानी कि रीड भी करना है और राइट भी करना है। ये आपका जो प्रोसेस होता है, ये जब आप अपेंड करते हैं, जैसे आपका मैसेज ऑलरेडी रिटन है उसके नीचे आपको कुछ और ऐड करना है, या आपके मैसेज को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल में कोई एक सेल है जो आपको चेंज करना है, उस फॉर्मेट में आपको रीड और राइट दोनों चाहिए होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी डेटा है वो चाहिए मुझे देखने के लिए, तभी मैं मॉडिफाई कर पाऊंगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं I2C के ट्रांसमिशन में। स्टार्ट बिट, जैसे मैंने कहा कि जो अगर स्टार्ट बिट आपने नहीं भेजा, मतलब स्टार्ट बिट के साथ अगर आपने स्टॉप बिट नहीं भेजा, तो स्टार्ट बिट सिर्फ इतना बता रहा है कि आपको जो है जो डेटा आपने भेजना शुरू किया उसको एक जगह स्टोर करके प्रोसेस करना स्टार्ट करें। और अगर आपने स्टॉप बिट नहीं डाला, तो ये चीज टारगेट यानी कि जो स्लेव है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो भी आएगा, नेक्स्ट मैसेज जो भी आएगा, वो सेम पहले वाले मैसेज का ही पार्ट है, वो उसी पैकेट का पार्ट है जो पहला पैकेट आया है आपके पास। आपके पास जो दूसरा पैकेट जा रहा है, या मान लीजिए आप 4 पैकेट्स भेज रहे हैं, ठीक है, आपने 4 पैकेट डेटा भेजना है, तो आप पहले बिट के साथ स्टार्ट बिट लगा देंगे, तो टारगेट को पता चल जाएगा कि अभी स्टार्ट करना है, कि इसको यूज करना है, मतलब इसको प्रोसेस करना है, इसको रीड करना है या राइट करना है, जो भी उसको काम करना है वो उसको पता चल जाएगा कि ये डेटा मुझे लेना है, रिसीव करना है। फिर उसके बाद अगर देखा उसने कि स्टॉप बिट नहीं लगा है, तो नेक्स्ट वाला भी वो उसी के साथ रख देगा और प्रोसेस करेगा। फिर आपने देखा कि तीसरा पैकेट भी उसमें जो है स्टॉप नहीं लगा हुआ है, तो वो फिर से उसी के साथ रख देगा, और चौथे पैकेट में उसे स्टॉप दिख गया, यानी कि ये 4 पैकेट्स उसे समझ में आ गया कि एक साथ ही उसको रीड करना है या एक साथ ही इसको राइट करना है, या जो भी काम उसको दिया गया है मास्टर के थ्रू, वो काम उसे करके देना है इन चारों पैकेट्स के साथ। डेटा को वो अलग नहीं करेगा जब तक स्टॉप बिट उसे नहीं मिलती है। क्लियर? अगर आपने गलती से स्टॉप बिट लगा दिया किसी भी डेटा में, मतलब 4 पैकेट्स आपको सेंड करने हैं और आपने तीसरे वाले पे ही स्टॉप बिट लगा दिया, तो चौथा वाला उसके साथ नहीं मर्ज करेगा स्लेव, उसे लगेगा कि ये डाटा अलग है, और उसके साथ स्टॉप बिट स्टार्ट बिट अगर नहीं लगा तो वो डाटा प्रोसेस ही नहीं करेगा।
वो उसे नॉइज समझ लेगा, तो वो उसे रैंडमली वेवलॉन्ग मतलब रैंडम नॉइज की तरह या रैंडम डेटा की तरह गार्बेज वैल्यू में डाल देगा। ना ये वर्किंग अगेन फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर उन्हीं को समझ में आएगी जो ट्रांजिस्टर्स पढ़ रहे हैं या जो ट्रांजिस्टर्स पढ़ चुके हैं। तो ये चीज आपका बीजेटी और मॉसफेट से रेलेवेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन ड्रेन या ओपन कलेक्टर जो है आपका आउटपुट टर्मिनल में रहता है, ठीक है। और इसके साथ हमें पुल अप रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। क्यों पुल अप रजिस्टर की जरूरत पड़ती है ये हमें यहाँ पर नीचे में बताया गया है। इससे पहले लॉजिक 0 को हम आउटपुट में रखते हैं, तो हमें लाइन जो है ग्राउंड कर देनी है, यानी कि ग्राउंड कर देंगे तो ऑब्वियसली 0 वोल्ट मिल जाएगा। और अगर लॉजिक 1 को हम आउटपुट में रख रहे हैं, तो हमारी जो लाइन है यानी कि हमारा जो कनेक्शन है उसको हम एक वोल्टेज के हिसाब से या एक आउटपुट हाई इम्पिडेंस के हिसाब से लगाएंगे। हाई इम्पिडेंस का मतलब होता है जहां आउटपुट के तरफ का जो सर्किट है वो आपको हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि करंट बहुत ही कंट्रोल्ड वे में जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा करंट या लीकेज करंट कहीं भी फ्लो ना हो, इसीलिए आउटपुट के तरफ हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ये जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या जितने भी सर्किट्स कनेक्टेड हैं आउटपुट के साइड में, जहां पर भी हमें आउटपुट मिल रहा है वहां पर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हम कर देते हैं। और इसी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हमें पुल अप रेजिस्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे आउटपुट साइड में हाई रेजिस्टेंस या हाई इम्पिडेंस हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। और एक लाइन जो है कभी भी एक्टिवली हाई नहीं रहता, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी उसको एक्टिवली हाई वैल्यू पे यानी कि हाई वोल्टेज पे ना रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इससे रिलेवेंट एक डेटा है कि हम जब इसमें मल्टीपल वायरिंग्स या मल्टीपल नोड्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो वायर होता है यहाँ मल्टीपल नोड्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल नोड्स कनेक्ट करने का मतलब कि हमारे पास यहाँ सिंगल मास्टर मल्टीपल स्लेव का ऑप्शन है और मल्टीपल मास्टर सिंगल स्लेव का भी ऑप्शन है। तो हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो दो लाइन हमें दी गई है, दो वायरिंग हमें दी गई है, दो वायरिंग में हम दो डिवाइसेस कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही टर्मिनल हो जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं I2C को। हमारे पास मल्टीपल टर्मिनल्स रहते हैं जिनके अलग अलग नोड्स होते हैं, और उन नोड्स की मदद से हम मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जरूरी भी है, तभी हमारा मल्टीपल मास्टर मल्टीपल स्लेव वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्लियर। और ये हमारे क्यों हम करते हैं इसको मल्टीपल मास्टर मल्टीपल स्लेव के लिए, क्योंकि हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है जरूरी नहीं है कि क्योंकि अगर हम एक वन बाय वन ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने स्लेव 1 को एक बार ट्रांसमिट किया, फिर स्लेव 2 को एक बार ट्रांसमिट किया, फिर उसके बाद स्लेव 3 को 4 को, ऐसे करके मैं बारी बारी अगर सबको ट्रांसमिट करूंगी तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और फिर उसके बाद वो लोग जो काम मैंने दिया है, मास्टर ने जो काम दिया है, वो मास्टर को फिर से वापस रिपोर्ट करेंगे कि आपका काम हो गया। फिर मास्टर उसके ऊपर जितना वर्क करना है, वो प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस करेगा। तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इससे बेटर क्या है, वो मल्टीपल लाइंस में ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि वो ट्रांसमिटिंग लाइन मल्टीपल जगह पे डाल देता है और वो सबको दे देता है कुछ कुछ काम करने को। और जैसे जैसे उसके पास वापस आते जाते हैं, यानी कि स्लेव्स उसको रिप्लाई भेजते हैं, फीडबैक भेजते हैं, वैसे ही अपना वो प्रोसेस कंटिन्यू करते रहता है। यानी मल्टीटास्किंग वो कर रहा है, वो सिंगल काम नहीं कर रहा है। क्लियर। इसीलिए हमारा फास्टर कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। ये हमारा मॉड्यूल है विच शोज द कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अमंग I2C, ठीक है। एक माइक्रो कंट्रोलर है, पेरिफेरल डिवाइस 1 2 A and 3 and B। ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर B है, A and B, और तीन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। लाइन्स हमारे पास दो ही है, ठीक है। ये सेंट्रल लाइन आप कह दें या बैकबोन लाइन आप कह दें, जो SDA और SCL हमारा जो सिंगल डेटा लाइन, सीरियल डेटा लाइन है और सीरियल क्लॉक लाइन है। ये लाइन हमारा बैकबोन की तरह काम करता है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल नोड्स के थ्रू हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड I2C क्या है, और इसको अगर आप हार्डवेयर सर्किट में यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, और इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बहुत सारे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली एड्रेस टू योर डाउट्स। थैंक यू।